नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए, बजाज फाइनेंस आप सभी जानते हैं फाइनेंस इंडस्ट्रीज में सबसे बड़े कंपनी है। इसका नाम हर जगह पे आपको एक लीडिंग पोजीशन में देखने को मिलेगा। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किया कि सर रिलायंस जियो जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से इसका मार्केट कैप बढ़ रहा है, क्या वो बजाज फाइनेंस को पीछे छोड़ सकते हैं? देखिए, बजाज फाइनेंस का बिजनेस जो है वो वो अलग लेवल का है। मान लेता हूँ जियो फाइनेंस भी उसी तरीके से काम करने वाला है, मगर पहले से ही बजाज फाइनेंस मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं। और रिलायंस जियो का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है उसका, क्योंकि उसका खुद का रिलायंस डिजिटल है, तो वहां से एक कस्टमर उसको मिल जाएगा। रिलायंस रिटेल है, वहां से उसको कस्टमर मिल जाएगा, तो जिसके चलते उसके एक बना हुआ दुकान से उसका कस्टमर मिल जाएगा। मगर बजाज फाइनेंस को कस्टमर खुद बनाना पड़ता है, तो एक ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस के लिए दिक्कत है। फिर भी बजाज फाइनेंस कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, और बजाज फाइनेंस इतने आसानी से हाल नहीं छोड़ने वाला। तो ये बात को आपको याद रखना है, क्योंकि बजाज फाइनेंस की जो ग्रोथ है वो एक अलग पर्सपेक्टिव व्यू से देखा है तो एक अलग लेवल का ग्रोथ है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर सारे दिशा में देखा जाए, सारे दिशा में मतलब कंपनी के ऊपर अगर सारे चीजों को एनालिसिस करके देखा जाए कि कंपनी किस लेवल का है, आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो जो कंपनी 10,700 करोड़ से सेल्स को बढ़ाकर 14,000 करते हैं, और उसके बाद देखिए क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का जो सेल्स हुआ था उससे भी बहुत ज्यादा इस बार सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, और उसके बाद नेट प्रॉफिट वो करीबन 2,900 करोड़ से 3,600 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। और जो ग्रॉस इसका एनपीए और नेट जो एनपीए है, इस एनपीए मुझे बहुत शानदार लगता है, क्योंकि मार्केट में एनपीए किसी भी फाइनेंस कंपनी का एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक और फाइनेंस कंपनी जिसको लोन दिया, क्या वो लोन पूरा के पूरा उठा पाए? जितने सारे लोगों को लोन दिया, क्या वो पूरा के पूरा उठा पाए? जितने लोन वो उठा नहीं पा रहा है उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखेगा। तो परसेंटेज अगर 0.60 के नीचे है तो ठीक ठाक है। तो यहाँ पे कितना है? 0.37 के आसपास, मतलब अलग लेवल का एक एनपी को कंपनी मेंटेन कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर वो क्या कर रहा है आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर सितंबर अक्टूबर माह में सेल ऑफ किया, और नवंबर में देखिए बाइंग किया, और वो भी बहुत हाई वॉल्यूम के साथ। और देखिए दिसंबर मंथ में फिर से सेल ऑफ हुआ, और जनवरी मंथ में फिर से बाई हुआ, फरवरी मंथ में फिर से सेल ऑफ हुआ। तो सेलिंग और बाइंग का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर एक ग्रोथेबल सिचुएशन अपकमिंग टाइम्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस कोई छोटा मोटा कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत दिनों से कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं रेंज के बारे में बात करूँ, देखिए बजाज फाइनेंस लंबा जर्नी कोविड के बाद करने के बाद यहाँ पे एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा धमाका होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न्स पहले ही बन चुके हैं। वो पैटर्न्स किस तरीके से बना? यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, और फाइनली क्या हुआ? फाइनली इस लेवल को वो ब्रेकआउट की, और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन इसके ऊपर हुआ। सॉरी, इसके ऊपर अभी अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो कंफर्मेशन जब होगा तब मैं जरूर यहाँ पे कुछ एंट्री लेने वाला हूँ। तो कंफर्मेशन होने के लिए फिर से इस कंपनी को रीबैक करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे देखिए एक चीज नोटिस करना कि जिस तरीके से फॉलिंग देखने को मिला, 200 डेज ईएमए के नीचे भी आया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लेवल में कंपनी रेंज को होल्ड किया। तो होल्ड जिस तरीके से कर रहा है, मुझे लग रहा है और भी एक बड़ा करेक्शन होने का चांसेस है। अगर और भी गिरावट हुआ तो कहाँ तक गिरेगा? यहाँ पे जो एक स्ट्रांगली सपोर्ट है 5,538, इस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। देखिए ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करके हमेशा कंपनी काम करते हैं, तो जो जहाँ पे इसका सपोर्ट है उसी लेवल तक मैंने आपको मार्किंग करके दिखाया। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए सबसे पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आईआरएफसी नाम से जानते हैं, इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए
बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड मुझे मिला था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से मिला, कुछ यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ, एक रेंज बना। इस रेंज जब भी बने और उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और मेरा टारगेट 30% के आसपास था। तो फाइनली एक्चुअली एंट्री इस लेवल के ऊपर था, तो यहाँ पे एंट्री इस जगह पे हुआ था और 30% का टारगेट था। फाइनली 30% का टारगेट यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। तो 30% मैंने टारगेट क्यों लिया, क्योंकि ये जो रेंज है, इस रेंज के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था और इस रेंज को 1:3 रेशियो में मैंने टारगेट अचीव किया। तो टारगेट इसीलिए बना क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना था। तो जब भी कोई इस तरीके से कोई एक ही जगह पे वॉल्यूम करे, कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो सोचना एक बड़ा मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। और ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। मतलब अभी देखिए इस जगह पे फिर से रेंज बन रहा था लाइफ टाइम हाई के ऊपर, तो इस जगह पे कुछ रेंज बनने के बाद अगर ब्रेकआउट करता तो मैं फिर से एंट्री लेता। अगर हुआ कुछ उल्टा, यहाँ पे बिग फॉल हो चुके हैं। रिट्रेसमेंट जब भी किया तब मैंने आपको बताया कि यहाँ से फिर से वो करेक्शन होगा, क्योंकि ऊपर साइड में वो ब्रेक कर ही नहीं पा रहा है। मतलब ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस मिला है, इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक कर नहीं पाया। इसका मतलब यहाँ से बिग फॉल फिर से दिखेगा और उसी तरीके से देखिए फॉलिंग देखने को मिला। और जिस तरीके से करेक्शन हुआ है, मुझे लग रहा है कि वो लोअर साइड तक आने का कोशिश करेंगे। लोअर साइड मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट है वहां तक आने का कोशिश करेंगे, जो कि अराउंड 100 रुपीज के आसपास है। तो यहाँ पे तो इस कंपनी के ऊपर क्या सही में कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो गया, क्या इतना बड़ा गिरावट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो आप देखेंगे तो बहुत शानदार तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हर साल में एक ही रेंज के ऊपर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी 3,900 करोड़ से 5,000 करोड़ बना, 6,200 बना, 6,700 करोड़ बना। मतलब कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी एकदम बहुत कम रखा, क्योंकि इसका कोई मटेरियल कॉस्ट नहीं है, इसका सिर्फ सिर्फ ऑफिस खर्चा है, बाकी कुछ खर्चा ही नहीं है। और ऑफिस में ज़्यादा भी स्टाफ का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंस काम है, तो फाइनेंस में उतना ज़्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कम पैसे से कंपनी बिजनेस को चला पा रहा है। इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा देखने को मिल गया, क्योंकि पिछले 2021 में 1,000 करोड़ का सेल्स प्रॉफिट हुआ था, 2022 में 1,500, 2000 में 1,000 करोड़, 2021 में 1,500, 2022 में 1,600 और अभी 2023 में भी 1,600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जबरदस्त हुआ, जिसके चलते कंपनी का ग्रोथ होना बहुत लाजमी था। और ग्रोथ देखिए बहुत बहुत जर्नी हो चुके हैं, बहुत बड़ा जर्नी हो चुके हैं, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो जर्नी आज से नहीं, कोविड से लेकर देखा जाए तो कंपनी कहाँ से कहाँ तक आ गया। तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था? कोविड के बाद इस कंपनी लिस्टिंग हुआ था, तब इसका प्राइस सिर्फ के सिर्फ 21 रुपीज था। और 21 रुपीज कब तक चले? अराउंड 3 साल तक एक ही रेंज के ऊपर काम किया। 2023 के बाद ही कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हुआ। तो कहने का मतलब है, अगर आपने सही कंपनी सही टाइम में फोकस रख दिया, सही टाइम में इस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया, तो उस कंपनी आज नहीं तो कल आपको धमाका परफॉर्मेंस जरूर देने वाला है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है 3M इंडिया लिमिटेड। देखिए 3M इंडिया लिमिटेड जो एक 33,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। मैं पहले क्यों आपको मार्केट कैप दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे दो दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप जो बाइंग रेंज का स्ट्रैटेजी बताते हैं तो उसमें एक बाइंग रेंज स्ट्रैटेजी बना, क्या उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं? क्या उसके ऊपर क्या आप ट्रेड लेने वाले हैं? मुझे पूछा गया कि मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई इस तरीके से ट्रेड बने, चलो मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पैटर्न के ऊपर ही लेके चल रहा हूँ। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है 3M इंडिया। तो 3M इंडिया को मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे जाकर मैं एक बार सर्च करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3M इंडिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3M इंडिया। तो 3M इंडिया का जो चार्ट पैटर्न है वो मैंने ओपन कर लिया। देखिए जो लोग मुझे पूछ रहा था कि बाइंग रेंज कहाँ पे बना, देखिए एक ऐसा एक कैंडल बना, इस कैंडल का टोटल रेंज अगर मैं एक नहीं दो कैंडल बना, इसका टोटल रेंज बना करीबन करीबन 20% के आसपास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, बीच में एक रेड कैंडल हो गया। इसका मतलब दूसरा बड़ा ग्रीन कैंडल हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ये जो दो कैंडल है, दो कैंडल को मार्किंग किया, जिसका रेंज आया 20% के ऊपर। तो क्या इस लेवल को टच तो किया? क्या यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए? देखिए अगर मेरे ओपिनियन पूछेंगे तो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर आप तो बार बार इस तरीके से स्ट्रेटेजीज हम लोगों के साथ शेयर किया है, तो क्यों एंट्री नहीं लेंगे?
देखिए पहली बात, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 33,000 करोड़। इसका मतलब एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो मैं हमेशा जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न्स बनते हैं वो लार्ज कैप टाइप कंपनी के ऊपर मैं टेल लेता हूँ, और लार्ज कैप और ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर ही टेल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जो पैटर्न बना है वो पैटर्न एक्चुअली 200 डेज जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे नहीं बना। मतलब यहाँ पे पैटर्न अगर इस तरीके से बनता, इस तरीके से अगर पैटर्न बनता तो मैं टेल लेता, क्योंकि इसका जो लोअर साइड है वो लोअर साइड 200 डेज ईएमए के नीचे बना, तब मैं टेल लेता। मगर यहाँ पे कहाँ पे बना, यहाँ पे 200 डेज ईएमए के ऊपर बना, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो ऊपर जाएगा। देखिए ऑब्वियसली इतना बड़ा लंबा जर्नी जो कंपनी किया है, वो कंपनी थोड़ा सा करेक्शन हुआ फिर से वो रिकवरी करके टारगेट तक जाएगा, मैं मान ही लेता हूँ टारगेट तक जाएगा। मगर यहाँ पे मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी इस तरीके से मैंने ट्रेड को फॉलो अप किया इतने दिनों से, तो वो टारगेट तो देंगे मगर बहुत टाइम लगा देंगे। शायद आपको 1-2 साल भी लगा सकते हैं इस टारगेट को पहुंचने के लिए, कभी कभी 6 मंथ के अंदर अंदर भी मिल जाते हैं। तो रिस्क लेकर मैं काम नहीं करना चाहता। मैं हमेशा मेरा जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करने के बाद ही मैं काम करता हूँ। तो मेरा ओपिनियन है, मैं इस कंपनी के ऊपर इस स्ट्रेटेजीज के बेसिस में मैं ट्रेड नहीं लूंगा। चाहे कंपनी कितना भी अच्छा हो, तो कंपनी कितना अच्छा है चलो वो भी देखा जाए, तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमी नहीं है, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किए, और नेट प्रॉफिट भी देखिए एक रेंज के हिसाब से कंपनी मेंटेन कर रहा है। अच्छी बात है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा है। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ एक रूल्स को कंपनी फॉलो नहीं किया, तो जिसके कारण मैंने टेट यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ। फिर भी आप मार्किंग करके रखिए, आप इसको बैक टेस्टिंग करिए, देखिएगा क्या सही में इस कंपनी टारगेट आपको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अगर दे पाए तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो आपको एक क्लियर कट मिल जाएगा कि हाँ इस तरीके से स्ट्रैटेजी में बहुत टाइम लगता है टारगेट मिलने में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्या ओपिनियन है सारे वीडियोस के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरे वीडियो सारे डेटा सिखाने के लिए होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।